हेलो एवरीवन, बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आपका इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से मनोज कुमार यादव बायो के बारे में खासकर कक्षा 12 के बच्चों के लिए जीव विज्ञान के मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यह आपका दूसरा चैप्टर है जो आपको अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है और हमें बिल्कुल घर पे ही रह के अपनी स्टडी को जारी रखना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि हमें कैसे कैसे किस तरीके से जो है पढ़ना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अपने पढ़ाई में कैसी कैसी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो आप जो है बिल्कुल नोट को बनाकर अच्छे से तभी बिल्कुल पढ़ेंगे जिससे आपका जो है फ्यूचर ब्राइट हो। तो बच्चों मैं यही कहता हूँ कि आप धैर्यपूर्वक मेहनत से आप जो है स्टडी करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो रही हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें कह सकते हैं। बिल्कुल हम आपकी बातों को मानेंगे और हम चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पुट अप करें, पूछें। बिल्कुल हम इस चीज़ को चाहते हैं, लेकिन आप लोग पूछते ही नहीं हो। कमी है आपके अंदर ना, तो ऐसा मत करिए। ये आपके लाइफ का जो है सवाल है। ठीक है, इसलिए बच्चों तो आज आप जानते हो हमें कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो हमें बच्चों शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। तो अर्थात ये शुक्र जनन मतलब हमारा ये जो एक मानव का जो स्पर्म शुक्राणु होता है, ये किस तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को निभाता है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों शुक्र जनन की प्रक्रिया 4 प्रकार के हार्मोन से होती है, जिसका नाम हम कल आपको बता दिए थे। कौन से? पहला तो था गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, दूसरा एंड्रोजिन हार्मोन्स, तीसरा पीत पिंडकार हार्मोन्स और चौथा था पुटको उद्दीपक हार्मोन्स। तो ये 4 प्रकार के हार्मोन्स हैं जो बिल्कुल हमारे शुक्र जनन में कार्य करते हैं। और दूसरी चीज़ बच्चों ये बताया गया है कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। अब दोनों भाग क्या क्या काम करते हैं? एक तो बिल्कुल जो है शुक्राणु के रूप में कयांतरण कर देता है, दूसरा भाग उसका है। और हमारा जो पहला भाग है वो आपके सामने लिखा गया है बोर्ड पे। आप देखो यहाँ कह सकते हैं कि शुक्राणु को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 2 भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग हमारा है, देखिए, जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड का निर्माण। सबसे पहले जनन की कोशिका से क्या होगा? स्पर्मेटिड मतलब शुक्राणु का निर्माण होगा। ठीक, इसी में शुक्राणु का हमारा गुणन होगा, वृद्धि होगा, परिपक्वन होगा। ठीक, तो इसमें कई विधियां हैं जो मतलब हमारा शुक्राणु बिल्कुल परिपक्व और गुणन विधि से वृद्धि करके वो एक स्वस्थ शुक्राणु स्पर्म का रूप ले। ठीक, और वही शुक्राणु जब बन जाएगा तो वो अपना जो है सक्रिय रूप में दूसरा भाग उसका जो बनेगा, दूसरा भाग है स्पर्मेटिड का शुक्राणु में परिवर्तन। ठीक, स्पर्मेटिड पूर्ण रूप से शुक्राणु नहीं होता है, तो स्पर्मेटिड जो होता है वो फिर चेंजिंग में होता है, चेंज करके एक सक्रिय दंडाकार, ठीक, लंबा सा शुक्राणु का रूप ले लेता है, जो गाल्जी काय होता है जिसमें माइटोकांड्रिया होती है। ठीक, मतलब एक तरीके से वो शक्ति वाला पदार्थ होता है। ठीक, तो यही चीज़ हमें आपको बताना था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों यही कहा गया है कि वृषण की वह कोशिकाएं जो स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं। ठीक, वृषण की वह कोशिकाएं जो स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं। देखिए कहते हैं वृषण की वह कोशिकाएं जो स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं प्राथमिक
जनन कोशिकाएं जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यही चीज़ बताया गया है कि जनन कोशिका मतलब किस तरीके से होता है। तो कहा गया है कि वृषण की वह कोशिकाएं जो स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं। किसका? स्पर्मेटिड, यही है इम्पोर्टेंट। ठीक, स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं तो वो प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। हमारे बॉडी की सबसे प्राथमिक जनन कोशिका कौन सा है? स्पर्मेटिड है, यही पहले बनता है। फिर यही स्पर्मेटिड इसमें चेंज हो जाता है, शुक्राणु में चेंज हो जाता है। ठीक, तो देखिए और कहा गया है कि जो निम्न 3 प्रवस्थाओं के अंतर्गत स्पर्मेटिड का निर्माण करता है। कितने प्रवस्था में? 3 प्रवस्था के बाद स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। तो कहेंगे इस प्रक्रिया में 3 अवस्थाओं के बाद स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया में 3 अवस्थाओं के बाद स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो देखिए हमारा पहला है जिसका नाम है गुणन प्रवस्था। तो ये जो स्पर्मेटिड होता है ये पहले मतलब जो बताया गया है कि जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड का निर्माण, तो ये पहले गुणन प्रवस्था में होगा। और गुणन प्रवस्था इसकी जो होती है द्विगुणित के रूप में होती है। किसने? द्विगुणित के रूप में होती है। ठीक है, और द्विगुणित यही जो होता है ये अपना टूट के रूप बना के 4 अगुणित के रूप में चेंज हो जाता है। कौन? स्पर्मेटिड। ठीक है, फिर आगे देखिए दूसरी चीज़ हमारी होती है उसका नाम है वृद्धि प्रवस्था। ठीक बच्चों, ये हो गया। इसके बाद वृद्धि का मतलब यही होता है कि उसके अंदर मतलब वो शुक्राणु मतलब जो स्पर्मेटिड बनता है धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है, वृद्धि करके जो है कई रूप बना लेता है, बड़े बड़े टूट कर। तीसरा चीज़ इसका होता है जिसका नाम है परिपक्वन प्रवस्था। ठीक बच्चों, तो टोटल मिला के कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था के बाद स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। पहला गुणन प्रवस्था, दूसरा वृद्धि प्रवस्था और तीसरा परिपक्वन प्रवस्था। तो 3 प्रवस्था में जो है क्या होता है? स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। और फिर इस दूसरा जो है शुक्रजनन का भाग है कि स्पर्मेटिड से शुक्राणु का कायांतरण, अर्थात स्पर्मेटिड से शुक्राणु में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए बच्चों, तो कहा यही गया है। ठीक है, तो चलिए, तो तीनों तो आप देख ही चुके हैं, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कौन कौन कैसे है। तो बच्चों यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत हमारे समझ से नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कहिए, बिल्कुल कहिए, डरिए ना। डरेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इससे डरिए ना, बिल्कुल आप पढ़िए, मेहनत करिए, तभी आप सफल होंगे। ठीक, और आपको सफल बनाने के लिए हम लोग देखिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे जो मैनेजमेंट के अधिकारी हैं जो उन्होंने जो है हर एक चीज़ हम लोगों का सुविधा दिया है ताकि हम लोग जो है आप लोगों को अच्छे से अच्छे जो है अपनी स्टडी को मतलब पढ़ा कर आपको जो है यूट्यूब पे डाल सकें। ठीक है, जिससे आप मेहनत कर सकें। तो चलिए बच्चों देखिए आगे। तो बच्चों यही चीज़ कहा गया है। देखिए, तो पहला बच्चे हमारा क्या चीज़ है? गुणन प्रवस्था है। तो गुणन प्रवस्था में तो आप जानते हैं
कि शुक्रजनन नलिकाओं की जननिक एपिथीलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राथमिक जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो बच्चों मैं तो यही कह रहा हूँ कि तीनों प्रवस्था का नाम तो आप लोग समझ ही रहे हो। गुणन प्रवस्था का मतलब होता है कि इसमें जो है समसूत्री विभाजन द्वारा ये गुणित होकर जो है किसमें प्राथमिक जनन कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। तो यही चीज़ है और कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए मैं फिर आगे आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दोनों चीज़ आपको समझ में आ ही रहा होगा। तीनों चीज़, तीनों भाग जो हमने आपको बताया है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं आपको। ठीक बच्चों, तो फिर चलिए, तो ये चीज़ है, ऐसे ऐसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके बाद जो है हम आपको बता रहे हैं स्पर्मेटिड शुक्र का शुक्राणु में कयांतरण कैसे होता है। चलिए देखिए दूसरा भाग इसका। कयांतरण का मतलब बच्चों चेंजिंग, ठीक। जैसे स्पर्मेटिड हमारा तो 3 भाग से गुणन, वृद्धि, परिपक्वन, इतने चीज़ से मिलकर हमारा जो है क्या बन जाता है, स्पर्मेटिड बनता है। और स्पर्मेटिड से जो है फिर धीरे धीरे किसमें चेंज होता है, शुक्राणु में कयांतरण हो जाता है, अर्थात परिवर्तन हो जाता है। और हमारा यही शुक्राणु जो होता है ये क्या काम करता है, यही जो है परिपक्वन के रूप में होता है, जो एक किसके रूप में, मादा जनन पथ में जो है ये प्रवेश करता है, जिससे द्वारा जो है आप तो समझते ही हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ आगे। तो देखो बच्चों, इसमें ये चीज़ कहा गया है कि यह प्रक्रिया शुक्र जनन, शुक्र कयांतरण अथवा स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। तो यही कहा गया है कि यह प्रक्रिया, चलिए देखिए, यह प्रक्रिया शुक्र जनन या फिर आप शुक्र कयांतरण या फिर आप कह सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। देखो बच्चों, यही कहा गया कि यह प्रक्रिया शुक्र जनन या फिर शुक्र कयांतरण या फिर स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। किस चीज़ को हमने कहा, हम कह रहे हैं यही चीज़, स्पर्मेटिड से जब हम शुक्राणु में परिवर्तन करेंगे तो यही परिवर्तन हमारा शुक्र जनन, शुक्र कयांतरण या फिर स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मैं देखता हूँ आगे। कहा गया कि इस प्रक्रिया में ठीक बच्चों, कह रहा है कि इस प्रक्रिया में अचल एवं गोल, अचल एवं गोल स्पर्मेटिड एक अति सक्रिय, देखो बच्चों बताया गया अति सक्रिय, गतिशील, सूक्ष्म शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में बने शुक्राणु का सिर सरटोली कोशिकाओं में धंसा रहता है।
कहते हैं कि इसका जो शुक्राणु का, देखिए कहा गया है शुक्राणु का सिर सर्टोली कोशिकाओं में धंसा रहता है। धंसा रहता है। दूसरी चीज़ धंसा रहता है बताया गया है कि शुक्रजन नलिका के भीतर से शुक्राणु को शुक्रजन नलिका की गुहा में मुक्त होने को वीरसेचन कहते हैं। अर्थात इसमें बच्चों यही बताया गया है कि इस स्थिति में कहा गया है कि शुक्राणु को शुक्रजन नलिका में, ठीक है, शुक्राणु को किस नलिका में, शुक्र नलिका में, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यही कहा गया है कि शुक्रजनन नलिका के भीतर से शुक्राणुओं के शुक्रजनन नलिका की गुहा में मुक्त होने को वीरसेचन कहते हैं, ठीक है ना। और कुछ है नहीं इसमें, तो वही कहेंगे शुक्राणु को शुक्र नलिका से बाहर करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वीरसेचन कहलाती है। ठीक है बच्चों, मतलब शुक्राणु को शुक्र नलिका के द्वारा, ठीक है, बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, शुक्रजनन कहते हैं। मतलब वीरसेचन कहते हैं। वीरसेचन का मतलब जो वीर्य स्पर्म के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ होता है और कुछ है नहीं। तो बच्चों ये भी कहा गया है कि स्पर्मेटिड एक गोल कोशिका के समान होता है, ठीक है। इसमें तो बच्चों यही चीज़ था जो हमें आपको बताया। स्पर्मेटिड शुक्राणु में कयांतरण क्या क्या होता है हमें ये देखना है। तो कहा गया है कि यह प्रक्रिया शुक्रजनन, शुक्र कयांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। कौन सी, यही में परिवर्तन, वही कहलाती है, ठीक है। कहा गया है कि इस प्रक्रिया में अचल एवं गोल स्पर्मेटिड एक अति सक्रिय गतिशील, कैसा, एक अति सक्रिय, देखिए अति सक्रिय गतिशील सूक्ष्म शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है, ठीक, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए क्या कहा गया है कि शुक्राणु का जो सिर, अगला जो सिर होता है, मैं अभी निम्नांकित चित्र बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शुक्राणु का सिर सर्टोली कोशिकाओं में धंसा रहता है, मतलब अगला जो सिर होता है सर्टोली कोशिकाओं में इसका धंसा रहता है, जो कोशिका जनन कोशिकाओं में ये चीज़ पाया जाता है, सर्टोली कोशिका, ठीक है ना। और कहा जाता है कि शुक्राणु को शुक्र नलिका से बाहर करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, वीरसेचन कहलाती है, ठीक है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है कि वीर्य जो स्पर्म होता है वो किस आकार का होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं। देखिए तो देखो बच्चों यही कहा गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो कहते हैं कि स्पर्मेटिड एक गोल कोशिका के समान होता है। स्पर्मेटिड एक गोल कोशिका के समान होता है। समान, ठीक है, समान होता है। बताया गया है कि इसके कोशाद्रव्य में, इसके कोशाद्रव्य में केंद्रक
राइबोसोम, गाल्जी काय, ठीक। और इसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और भी इसमें होते हैं जिसका नाम अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, आदि पाए जाते हैं, ठीक। इतना चीज़ इसमें पाए जाते हैं। और ये सूक्ष्म परंतु अत्यधिक गतिशील स्पर्मेटिड होते हैं, बस बच्चों, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना ही है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, यही कहा गया है कि ये स्पर्मिड एक गोल कोशिका के समान होता है। तो इसके कोशाद्रव्य में केंद्रक, राइबोसोम, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि इतने चीज़ के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म होता है परंतु बहुत गतिशील, एक्टिव हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो यही है आपका, तो हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम इसका जो है नामांकित चित्र बना लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या पार्ट किस तरीके से आ सकता है। तो चलिए अभी हम आपको बना के, तो बच्चों देखिए यही है आपका स्पर्म शुक्राणु। तो चलिए हम इसको नामांकन भी कर लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ये एक्रोसोम, ये जो पार्ट है ये है एक्रोसोम, मतलब अग्रभाग है, और ऊपरी भाग है जो नाम है उसका वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक बच्चों। और इसके बाद इसके बीच जो होता है वो है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है। तो और हमें देखना है यहाँ पे न्यूक्लियस कंटेनिंग है, कॉन्टेंटिंग होगा, हाँ कॉन्टेंटिंग है। और इसके बाद बच्चों ये इसका गर्दन, इसको हम नेक के रूप में बोलते हैं। और ये इसका है मिडिल भाग, मिडिल पीस। और इसके बाद ये इसका टेल है, ठीक। और इसके बीच में ये जो पार्ट सब दिख रहे हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो से पार्ट है। और बाकी ये टोटल जो पार्ट आएगा इतना, ये किस रूप में आएगा, हेड के रूप में, मतलब इसका सिर, हेड यही माना जाता है, ठीक है। और यही बहुत ही गतिशील, बहुत ही सूक्ष्म होता है, जो बहुत ही तेज़ी से जो है चलता है, ठीक है बच्चों। तो यही चीज़ जो आपको बताना था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान भी देना है इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो बताया जाता है कि शुक्राणु की संरचना, तो चलो बच्चों हम शुक्राणु के बारे में थोड़ा पढ़ ही लेते हैं कि ये शुक्राणु कितना कितना कैसे होता है। तो लिख लेते हैं हम इसमें। देखिए कहा जाता है शुक्राणु की संरचना देखिए बच्चों, शुक्राणु की संरचना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो बच्चों इसमें यही कहा गया है कि शुक्राणु, मनुष्य का शुक्राणु लगभग 60 में, मनुष्य मानव का शुक्राणु लगभग
लगभग 60 म्यू, ठीक, लगभग 60 म्यू लंबा व पतला होता है। 60 म्यू लंबा व पतला होता है। ये बच्चों आप जान ही रहे हो क्या चीज़ है, शुक्राणु की संरचना है। ठीक, शुक्राणु की संरचना तो है ही, आप जान रहे हैं। तो इतना ये मीटर क्या होता है, 60 म्यू लंबा व पतला होता है, जिसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग हमारा शीर्ष होगा, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पुच्छ होगा, जो टेल के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इसमें बच्चों हमें देखना है तो कुछ है नहीं विशेषकर, तो तीनों भाग का नाम आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा इसमें कुछ पूछने वाला चीज़ तो है नहीं। कहते हैं कि शुक्राणु को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो पहला भाग इसका क्या होगा, शीर्ष होगा, जो बहुत ही क्रियाशील होता है। दूसरा भाग इसका मध्य होगा और तीसरा भाग इसका क्या होगा, पुच्छ होगा। ठीक, ज़्यादा विशेष ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है, आप इसको पढ़ लीजिए। आखिर कोर्स में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों एक चीज़ आपको ये देखना है कि चलो बच्चों फिर आगे देखेंगे शुक्राणु कैसे कैसे बनता है, हमें ये देखना है। तो शुक्राणु जो होता है तो हमने पहले ही बता दिया है, सब मिलकर बनते हैं। तो देखिए शुक्राणु के अंतर्गत क्या क्या चीज़ होते हैं। देखिए शुक्राणु में क्या क्या होते हैं, ध्यान देना है। फ्रैक्टोज, ठीक, फ्रैक्टोज, और क्या हो सकता है, कैल्शियम एंजाइम पाए जाते हैं। कैल्शियम व एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका पीएच मान 7.3 से 7.5 तक होता है। अतः यह क्षारीय प्रकृति का होता है। दूसरी चीज़ बच्चों बताया जाता है कि शुक्राणु अंडाणु को 24 से 28 घंटे में निषेचित कर देता है। निषेचित कर देता है अर्थात भ्रूण पैदा कर देता है। वो जो बच्चा का रूप ले लेता है, ठीक, भ्रूण पैदा कर देता है। तो बात यही थी। फिर इसके बाद बच्चों इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य का जो वीर्य एक बार में, कहते हैं कि मानव का वीर्य एक बार में कितना विसर्जित होता है, हमें ये बताना है। तो लगभग 3.5 ml
विसर्जित होता है, विसर्जित होता है। ये आप जान लीजिए कि मनुष्य का जो, देख लीजिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि शुक्राणु में फ्रैक्टोज, कैल्शियम व एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका पीएच मान 7.3 7.5 तक होता है, अतः यह क्षारीय होता है। शुक्राणु अंडाणु को 24 से 28 घंटे में निषेचित कर देते हैं, मतलब भ्रूण उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, मतलब उसमें शिशु पलने लगता है 24 से 28 घंटे ही में, ठीक है, निषेचित कर देते हैं। मानव का जो वीर्य एक बार में 3.5 ml ही निकलता है, विसर्जित हो जाता है, मतलब बाहर निकलता है, तो यह प्रक्रिया होने लगती है। इसके पश्चात दूसरी चीज़, अगर दूसरी चीज़ बताया गया कि यदि मानव का वीर्य जो है वो अंडाणु में 24 से 28 घंटे में यदि निषेचित नहीं कर पाए तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, समझ गए। तो ये स्थिति मतलब वो अंदर जो है स्त्री के जनन पथ में जो है वो अंदर अंडाणु में वो लगभग 24 से 28 घंटे तक जो है क्रियाशील रहता है, इसके बाद जो है निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो भ्रूण कब बनता है, जब स्त्री क्या कर सकती है, मासिक चक्र की अवस्था में रहती है, तब उसे जो है ऐसी स्थिति हो जाती है, ठीक बच्चों। तो चलिए फिर मैं आपको जो है अगला टॉपिक बाद में बताऊंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए धन्यवाद। ओके बाय, अपने घर पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, धन्यवाद।